हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय है नाटक। सबसे पहले नाटक का उद्भव कैसे हुआ? नाटक की उत्पत्ति के मूल में सामान्यतः चार मनोवृत्तियों को स्वीकार किया जाता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मविस्तार की प्रवृत्ति, जाति या समुदाय की रक्षा की प्रवृत्ति और आत्माभिव्यक्ति। यह चारों प्रवृत्तियां मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान, अतः नाटक के उद्भव के लिए किसी विशेष बाह्य परिस्थितियों की खोज करना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय नाटक की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विदेशी स्वदेशी नाटककारों में भेद रहा है। डॉक्टर रिजले का मत है कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ। प्रोफेसर हिलेब्रा और प्रोफेसर को ने भारतीय नाटक का उदय लौकिक व सामाजिक उत्सवों से मानते हैं। डॉक्टर पिशेल का कहना है कि नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से हुआ है। हिंदी नाटक और रंगमंच। नाटक काव्य की वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद होते हैं। दृश्य अभिनय होता है और उसमें रूप का आरोप प्रमुख होने से उसे रूपक की संज्ञा दी गई है। भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की है। यानी कि नाट्य जो है उसे पंचम वेद माना जाता है। भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद हैं। नाटक को रूपक भी कहा जाता है। सबसे पहला भेद है नाटक। यह रूपक का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसमें अभिनय का सर्वोत्कृष्ट रूप समाहित होता है। इसका कथानक पंचसंधि युक्त तथा पौराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक होता है। इसमें 5 से 10 अंक होते हैं। दूसरा भेद है प्रकरण। इसकी कथा वस्तु कल्पनाश्रित होती है तथा इसका नायक नाटक की तुलना में हीन होता है। नायिका कुलवधू, वैश्या या दोनों विशेषताओं से युक्त होती है। तीसरा भेद है भाण। इसमें 1 अंक, श्रृंगार रस की प्रधानता और कथा धूर्तों के चरित्र से युक्त होती है। चौथा प्रहसन। भाण से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य प्रहसन कहलाता है। 5वां है डिम। इसकी कथा माया या इंद्रजाल आदि से संबंधित होती है। रौद्र रस का परिपाक होता है और इसमें 4 अंक होते हैं। छठा भेद है व्यायोग। इसमें 1 ही अंक होता है और 1 ही अंक में इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु का निर्वाह किया जाता है। नायिकाओं की योजना प्राय नहीं होती। 7वां है समवकार। इसमें देव दैत्य संबंधी पौराणिक कथानक का 3 अंकों में प्रतिपादन किया जाता है। 8वां है बीथी। इसमें अधिकतर 2 पात्र होते हैं। नायक श्रृंगार प्रिय होता है, अतः श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसमें 1 अंक होता है। 9वां भेद है अंक। इसका नायक गुणी और आख्यान प्रसिद्ध होता है। करुण रस की प्रधानता तथा 1 ही अंक में खेल दिखाया जाता है। नाटक का या रूपक का 10वां प्रकार है ईहा मृग। इसमें 4 अंक होते हैं। कथा वस्तु कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पना मिश्रित होती है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं: वस्तु या कथानक, नेता या पात्र या चरित्र चित्रण और रस। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व हैं: वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन
देशकाल, उद्देश्य और शैली। फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के दो भेद हैं, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा जो नाटक के अधिकारी यानी कि नायक या प्रधान पात्र से संबद्ध होती है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए नाटक के प्रारंभ से अंत तक चलती है। प्रासंगिक कथा जो नाटक के अन्य पात्रों से संबद्ध होती है और नाटक की मुख्य कथा के विकास में सहायक होती है। प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद हैं और वो भेद हैं पताका और प्रकृति। पताका ऐसी प्रासंगिक कथा है जो आधिकारिक कथा वस्तु में समांतर प्रारंभ से अंत तक चलती है। प्रकृति ऐसी प्रासंगिक कथा है जो बीच बीच में प्रसंगवश प्रयुक्त होती है। अभिनय की दृष्टि से कथाओं के दो प्रकार हैं, दृश्य और सूच्य। कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है उसे दृश्य कहते हैं। नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों को रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता उनकी सूचना भर दे दी जाती है, वह अंश कथा का सूच्य कहलाता है। सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार का होता है। पहला है विष्कंभक, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विष्कंभक कहलाता है। दूसरा है प्रवेशक, इसके द्वारा सूचना विष्कंभक की भांति दी जाती है, लेकिन इसके सूचक पात्र अधम श्रेणी के होते हैं। तीसरा है चूलिका, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। चौथा है अंकास्य, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगला अंक प्रारंभ होने का संकेत हो, उसे अंकास्य कहते हैं। अंकावतार, जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो, वहां अंकावतार होता है। नाटक प्रयोग या संवाद के आधार पर कथा के 3 भेद हैं, सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। वह कथांश जो सबसे अर्थात दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है उसे सर्वश्राव्य कहते हैं। वह कथांश जिसे कोई पात्र स्वयं इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुने, उसे अश्राव्य या स्वगत कहते हैं। वह कथांश जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुन सकें, सब नहीं, उसे नियत श्राव्य कहते हैं। लोकवृत्त की दृष्टि से कथानक के 3 प्रकार हैं। पहला है प्रख्यात, इतिहास पुराण आदि से संबंधित या लोक प्रसिद्ध घटना से ली गई कथा प्रख्यात कहलाती है। दूसरी है उत्पाद्य, कवि कल्पना प्रसूत तथा उत्पाद्य कहलाती है। तीसरा है मिश्र, जिस कथा में इतिहास पुराण का आधार तो लिया जाए किंतु रूपककार उसे अपनी उर्वर कल्पना के बल पर अभिष्ट रूप दे, उसे मिश्र कहते हैं। कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। कार्यावस्था, कार्य की सिद्धि के लिए नायक की मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था है प्रारंभ, कथानक का आरंभिक भाग जिसमें नायक की इच्छा या मुख्य उद्देश्य का पता चलता है। दूसरी है प्रयत्न, इसमें नायक के उद्देश्य में विघ्न बाधाओं एवं उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। तीसरा है प्रत्याशा, इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है, उसकी मार्ग की कठिनाइयां दूर होने लगती है और उसे फल प्राप्ति की आशा होने लगती है। चौथा है नियताप्ति, यह वह अवस्था है जब रुकावटों के दूर होने से
नायक को फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है। पांचवा है फलागम। इसमें नायक को फल की प्राप्ति होती है। नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। अर्थ प्रकृतियां 5 तरह की हैं। पहला है बीज। फल के प्रथम हेतु यानी कि उद्देश्य को बीज कहते हैं। बिंदु अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान कथा के साथ जोड़ने वाली होती है उसे बिंदु कहते हैं। पताका मूल कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली बड़ी प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती रहती हैं उसे पताका कहते हैं। प्रकृति ऐसी छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर और मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं। कार्य वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में सारी सामग्री एकत्र की जाती है कार्य कहलाती है। एक प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु के अंश से संबद्ध करने की कला को संधि कहते हैं। संधि के 5 रूप हैं। पहली है मुख संधि। बीज तथा आरंभ को मिलाने वाली संधि को मुख संधि कहते हैं। यह नाटक का वह स्थल है जहाँ विविध कथाओं, उपकथाओं, रसों और वस्तुओं की उद्भावना होती है। दूसरा है प्रतिमुख। बिंदु तथा यत्न को मिलाने वाली संधि प्रतिमुख संधि कहलाती है। तीसरा है गर्भ। गर्भ संधि नाटक का वह अंश है जहाँ कुछ प्रकाशित बीज का बार बार अन्वेषण होता है। विमर्श या अवमर्श। इसमें बीज के अधिक विस्तार होने से कथानक में फलोन्मुखता आती है। निर्वहन जहाँ कार्य तथा फलागम मिलते हैं वहाँ निर्वहन संधि होती है। भारतीय आचार्य ने नायक के 4 भेद बताए हैं। धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त। धीरोदत्त नायक यह धीर, गंभीर, क्षमाशील और अहंकार से रहित होता है। धीर प्रशांत यह सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण आदि होता है। धीर ललित यह कोमल, शांत तथा कला प्रेमी व्यक्ति होता है। धीरोदत्त यह ईर्ष्यालु, अभिमानी, चंचल और क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। कथा वस्तु के विकास के 5 सोपान हैं। प्रस्तावना, कार्य विकास, संघर्ष की चरम सीमा, नियति, समाप्ति। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में बहुचर्चित संकलन त्रय के निर्वाह का सिद्धांत भी कथानक के विकास में महत्वपूर्ण है। संकलन त्रय के अंतर्गत कार्य संकलन, स्थान संकलन और समय संकलन की एकता का सिद्धांत आता है। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटक के संवाद में 8 विशेषताओं का होना आवश्यक है। देश, काल और वातावरण की अनुकूलता, पात्र की रुचि, योग्यता, मनस्थिति और अवस्था का अभिव्यंजक होना, संक्षिप्तता, वाग विदग्धता, सरसता और उक्ति वैचित्र्य, व्यंग्यपूर्णता, बोधगम्यता और नाटकीयता। रंगमंच। रंगमंच नाट्य की योजना में प्रभावपूर्ण अभिनय के लिए सुव्यवस्थित अभिनय स्थल को रंगमंच कहते हैं। भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों यानी कि रंगमंच का उल्लेख किया है। पहला है विकृष्ट यानी कि आयताकार, दूसरा है चतुरस यानी वर्गाकार, तीसरा है त्रयस यानी तिकोना। रंगमंच के 3 प्रभाग होते हैं: रंगपीठ, रंगशीर्ष और नेपथ्य। रंगपीठ रंगमंच का अग्रभाग होता है जहां अधिकाधिक नाटकीय घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। रंगशीर्ष रंगपीठ के पीछे का भाग रंगशीर्ष कहलाता है। यह रंगपीठ से कुछ ऊंचा बनाया जाता है जिसके पीछे नेपथ्य और उसके 2 द्वारों का विधान है। यह नेपथ्य द्वारा रंगशीर्ष पर खुलते हैं। तीसरा है नेपथ्य रंगशीर्ष के पीछे का अदृश्य भाग, इसे
नेपथ्य कहते हैं।